वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बायोलॉजी का एक नया चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र को कवर करेंगे। और यह जो टॉपिक है यह 2 पार्ट में होगा। आज का जो वीडियो है इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इसमें पार्ट 1 में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये सिस्टम का मतलब क्या होता है। सिस्टम का मतलब होता है कि बहुत से छोटे छोटे चीज़ों को मिला करके कोई एक बड़ा काम करना। मतलब जैसे कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत से छोटे छोटे चीज़ों की जरूरत पड़ता है। तो उसी प्रकार से कोई भी चीज़ों को करने के लिए जब छोटे छोटे चीज़ों को जरूरत होता है तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रहा है डाइजेस्टिव का मतलब क्या होता है। डाइजेस्टिव का मतलब होता है पाचन। मतलब कि पाचन को, भोजन का जो पाचन होता है उसको पचाने के लिए जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी अंग की जरूरत होता है तो वैसे चीजों को हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो वही है डाइजेस्टिव सिस्टम कि पचाने से संबंधित सभी अंगों के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। और हाँ, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित अंगों के बारे में ही फोकस करेंगे, बाकी दूसरी चीजों के बारे में फोकस नहीं करेंगे। दूसरी चीजों के बारे में हम लोग फिर अलग टॉपिक में, अलग चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करता है उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। वही बात है कि कोई भी भोजन को पचाने के लिए जितने भी उसमें ऑर्गन, जितने भी उसमें अंग की जरूरत होता है तो वो सभी सामूहिक रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जिसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। जिसमें से क्या होता है कि जो जटिल भोजन जो हम लोग करते हैं उसको छोटे छोटे भागों में उसको क्या करता है, बांटने का काम करता है। कौन? ये डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। फिर देखिए कि पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो देखिए, सबसे पहला है कि आहार नाल। क्या है? आहार नाल, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। क्या है? आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। और सेकंड, दूसरा है पाचन ग्रंथि, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके सबको हम लोग डिटेल से जानते हैं। देखिए, सबसे पहला कि आहार नाल, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। तो यह क्या होता है कि यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुद्दा तक जाता है। क्या है कि यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर के गुद्दा तक जाता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। जब पाचन होने की क्रिया शुरू हो जाता है भोजन का, तो उस समय भोजन जो होता है वो कहाँ पे रहता है, आहार नाल में ही रहता है। नली जो होता है आहार नाल का, उसी में वो रहता है। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। और जो आहार नाल, जो एलिमेंट्री कैनल होता है, उसकी लंबाई लगभग कितना होता है, 32 फीट होता है। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा आते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग छोटी आंत और बड़ी आंत ये दोनों को नहीं कवर करेंगे। छोटी आंत और बड़ी आंत जो है वो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो क्या है कि आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या रहता है, मुख गुहा रहता है, ग्रासनली रहता है, अमाशय होता है, छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होती है, मलाशय होता है, गुद्दा होता है। तो ये सब आता है किसमें, आहार नाल एलिमेंट्री कैनल में होता है। ठीक है। जैसे कि आप लोग इस फोटो में देख रहे हैं। उसके बाद है कि देखिए कि पाचन ग्रंथि। क्या है? पाचन ग्रंथि, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। यह क्या करता है कि यह ग्रंथियां भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करता है। जैसे कोई भी भोजन जो हम लोग करते हैं तो उस भोजन को पचाने के लिए कोई ग्रंथि तो चाहिए। तो उस ग्रंथि को निर्माण करने का काम कौन करता है, पाचन ग्रंथि करता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो पाचन ग्रंथि के अंतर्गत लार ग्रंथि आती है, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, ये सभी ग्रंथि जो होता है किसके अंदर आता है, पाचन ग्रंथि के अंदर। जो क्या करता है, भोजन को पचाने के लिए जो एंजाइम की जरूरत होता है उसका निर्माण करने का काम करता है ये लोग। उसके बाद है कि पाचन की क्रिया जो है वो मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। जो मुख गुहा होता है वहीं से क्या होता है, पाचन की क्रिया शुरू हो जाता है। और पाचन की क्रिया जाके कहाँ समाप्त होता है, छोटी आंत में। पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है, छोटी आंत में खत्म हो जाता है। और बड़ी आंत जो होता है उसमें क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। ठीक है। जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। और पाचन की क्रिया समाप्त कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। तो देखिए, अब एक एक करके देखते हैं कि मुख गुहा क्या है। मुख गुहा, जिसको हम लोग वोकल कैविटी बोलते हैं। तो मुख गुहा, वोकल कैविटी, ये क्या होता है,
तो पाचन जो है वो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। अभी बताइए कि जो पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। और मुख गुहा होता कैसा है, तो मुख गुहा एक खाली जगह का होता है। मुख गुहा कैसा होता है, एक खाली जगह का होता है जिसमें एक जीभ होता है। जिसमें क्या होता है, एक जीभ होता है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होता है और 32 ठो दांत पाए जाता है किसमें, मुख गुहा में। ठीक है, एक जीभ होता है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होता है और 32 ठो दांत पाए जाता है। ठीक है, फिर देखिए लार ग्रंथि क्या है, लार ग्रंथि जिसको सेलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। लार ग्रंथि, सेलेवरी ग्लैंड, ये क्या होता है कि यह लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। प्रतिदिन जो होता है 1 से 1.5 लीटर जो होता है क्या होता है, लार का स्राव होता है। कहां पर, हमारे मुंह में जो क्या लार बनता है। और लार ग्रंथि से जो है लाइसोजाइम, टॉयलिन, डाइस्टेज तथा म्यूलिन नामक एंजाइम निकलता है। और वो जो लार बनता है प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर, उसमें क्या होता है, उसमें लार ग्रंथि में लाइसोजाइम क्या है, उसमें लाइसोजाइम, टॉयलिन, डाइस्टेज तथा म्यूलिन नामक एंजाइम निकलता है। क्या क्या, लाइसोजाइम, टॉयलिन, डाइस्टेज तथा म्यूलिन, ये सब एंजाइम निकलता है लार ग्रंथि में। जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो निकलता है वो निकलता है टॉयलिन। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है, टॉयलिन। फिर देखिए सबका काम देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जो होता है ये क्या करता है, एंजाइम कीटाणुओं को मार देता है। जो हमारे मुंह में जो छोटे छोटे जो कीटाणु होता है जो नुकसानदायक हो सकता है, तो वैसे कीटाणुओं को मारने का काम करता है कौन, लाइसोजाइम। मतलब कीटाणु को मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम जो होता है बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखिएगा कि छोटे छोटे बच्चे जो होता है वो क्या करता है, अपने मुंह में कुछ भी खा लेता है, तो उसके मुंह में जो कीटाणु जाता है उसको तुरंत मारने का काम कर देता है कौन, लाइसोजाइम, क्योंकि बच्चे में ज्यादा होता है, तो ये कीटाणु को मारने का काम करता है। फिर है कि टाइलिन, टाइलिन क्या करता है, टाइलिन तथा डाइस्टेज जो होता है एंजाइम स्टार्च, जो एंजाइम का जो स्टार्च होता है या मंड होता है, उस शर्करा को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करता है। कौन, तो टॉयलिन और डाइस्टेज। टॉयलिन तथा डाइस्टेज क्या करता है, एंजाइम जो होता है ये दोनों टाइलिन और डाइस्टेज, ये स्टार्च या मंड जिसको बोलते हैं हम लोग, को शर्करा को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग अलग चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे। यहाँ फिर सिर्फ जान लेना है कि टॉयलिन और डाइस्टेज का क्या काम है, कि ये क्या करता है, स्टार्च या मंड को शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए म्यूलिन, म्यूलिन क्या करता है, म्यूलिन जो है, म्यूलिन एंजाइम या भोजन को चिपचिपा या लसलस बनाता है। देखिएगा कि जब हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उस समय मुंह में क्या होता है, लसलसापन बन जाता है। तो उस समय जो मुंह में लसलसापन, चिपचिपा जो बनता है वो किसके कारण बनता है, तो बनता है म्यूलिन एंजाइम के कारण। किसके कारण, म्यूलिन एंजाइम के कारण बनता है लसलसा या चिपचिपा, जिससे उसे निगलने में क्या होता है, आसानी होता है। अगर वो एंजाइम नहीं बने मुंह में तो भोजन को हम लोग जल्दी नहीं निगल पाएंगे। क्यों, क्योंकि लसलसापन नहीं होगा तो जल्दी पार नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उस भोजन को जल्दी से पार करने के लिए उसमें जो लसलस या चिपचिपा बनाने का काम करता है, कौन करता है, वो करता है म्यूलिन नामक एंजाइम। ठीक है, उसके बाद है कि लार ग्रंथि जो होता है वो क्या होता है, 3 जोड़ी में होता है, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है वो पैरोटिड की होती है। लार ग्रंथि 3 जोड़ी में होती है, जिसमें सबसे बड़ी कौन सा होता है, पैरोटिड की होती है। देखिए सबसे बड़ी होता है पैरोटिड, फिर उसमें होता है मैंडिबुलर और होता है सबलिंगुअल। पैरोटिड सबसे बड़ी होती है, फिर होता है मैंडिबुलर और फिर होता है सबलिंगुअल। फिर देखिए जो पैरोटिड होता है, पैरोटिड लार ग्रंथि विषाणुओं के द्वारा संक्रमित हो जाती है। क्या है कि जब पैरोटिड लार ग्रंथि होता है वो विषाणु के द्वारा संक्रमित हो जाता है, उसमें सूजन आ जाता है जिसे गलसुआ या मम्स कहते हैं। देखिएगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति मम्स या गलसुआ नामक बीमारी से पीड़ित होता है। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है कि जब वो पैरोटिड ग्रंथि जो होता है वो कुछ विषाणु के द्वारा संक्रमित हो जाता है, जिसमें उसमें सूजन आ जाता है और ये गलसुआ बीमारी से वो पीड़ित हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है देखिए कि जो सांप होता है ना, सांप स्नेक्स, इसमें क्या होता है कि पैरोटिड ग्रंथि या पॉइजन ग्लैंड जो जहर की थैली का काम करता है। ये जो सांप होता है उसमें क्या पाया जाता है, पैरोटिड ग्रंथि पॉइजन, जो क्या करता है, जहर की थैली का काम करता है, जिसमें जहर बनाने का काम करता है कौन, ये सांप का पैरोटिड ग्रंथि में। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसमें कुछ दांत के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अहम योगदान देता है दांत। तो देखिए दांत, टीथ, इसमें क्या जानेंगे हम लोग कि दांतों का अध्ययन, जो दांतों का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ टीथ, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ या दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
दांत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए कि दांतों के निर्माण में 85% योगदान कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। और दांतों के निर्माण में, दांतों को बनाने में जो 85% योगदान होता है वो किसका होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। बाकी 10% योगदान जो है किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और बाकी जो शेष बच जाता है 5%, वो किसका योगदान होता है, उसमें होता है कैल्शियम क्लोराइड का योगदान होता है। किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। फिर देखिए कि दांतों का जो क्षरण होता है, दांतों का जो टूट-फूट होता है वो किसके कारण होता है, फ्लोरीन की कमी के कारण। किसके कारण, फ्लोरीन के कारण होता है। देखिए कि मानव दांत जो है क्या है, कि जो मानव दांत जो ह्यूमन टीथ जो होता है वो 2 परत, 2 लेयर का होता है। बाहरी परत एनामेल कहलाता है, जबकि आंतरिक भाग जो है वो डेंटाइन कहलाता है। मानव का जो दांत होता है वो कैसा होता है, 2 परत का होता है। जो बाहरी परत क्या कहलाता है, बाहरी परत एनामेल कहलाता है, और अंदर का जो परत है वो क्या कहलाता है, डेंटाइन कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का एनामेल होता है। जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वो क्या होता है, दांत का एनामेल होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। जो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। एनामेल दांतों की रक्षा करता है। वो यही एनामेल जो होता है वो क्या करता है, पूरे दांत को क्या करता है, रक्षा करने का काम करता है। फिर देखिए एक होता है डायफोडेंट, एक होता है मोनोडायफोडेंट। तो डायफोडेंट क्या होता है, वैसे दांत जो जीवन में सिर्फ 2 ही बार आता है। वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उसे हम लोग डायफोडेंट कहते हैं। डाई मैंने 2 होता है वैसे भी, तो डायफोडेंट में जीवन में 2 बार। जैसे दूध के दांत जिनकी संख्या कितना होता है, 20 होता है। जैसे बच्चों में क्या होता है, दूध के दांत पाया जाता है जिसकी संख्या कितना होता है, 20 होता है। और एक बार होता है मोनोडायफोडेंट। ये क्या होता है, तो वैसे दांत जो जीवन में केवल एक ही बार निकलता है उसे मोनोफोडेंट कहते हैं, मोनोफोडेंट कहते हैं। जैसे अकल के दांत, क्या अकल के दांत जो एक ही बार आता है। उसके बाद देखिए कि मानव के दांत जो है वो 4 प्रकार का होता है। मानव का दांत देखिए 4 प्रकार का होता है। कौन कौन, पहला है इंसीजर्स जिसको हम लोग कृतक बोलते हैं। दूसरा है कैनाइन जिसको हम लोग रदनक बोलते हैं। तीसरा है प्रीमोलर जिसको हम लोग अग्र चवर्णक बोलते हैं। और चौथा है मोलर जिसको हम लोग चवर्णक बोलते हैं। तो देखिए इंसीजर्स, इंसीजर्स क्या होता है, जिसको रदनक बोलते हैं। तो इंसीजर्स क्या है कि इसे नोज तीथ भी कहते हैं। इंसीजर्स को क्या कहते हैं, नोज तीथ कहते हैं। यह भोजन को काटने के काम में आता है। जो भोजन को काटने का काम करता है कौन करता है, इंसीजर, रदनक करता है। मानव में इसकी संख्या कितना होता है, मानव में इसकी संख्या होता है 4 + 4 = 8, जो दोनों साइड होता है। एक साइड 4 दूसरा साइड 4 इक्वल टू कितना, 8, टोटल 8 होता है। क्या, इंसीजर रदनक। और यह जो होता है इंसीजर, या शाकाहारी जानवरों में इंसीजर 14 होता है, थोड़ा सा फैला हुआ रहता है शाकाहारी जानवरों में इंसीजर। फिर दूसरा है कैनाइन। क्या है, कैनाइन जिसको रदनक बोलते हैं। इसे आई तीथ भी कहते हैं, आंख के जैसा रहता है ये आई तीथ। यह भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। तो भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन करता है, कैनाइन, जिसे रदनक बोलते हैं। मानव में इनकी संख्या कितना होता है, रदनक की संख्या मानव में 2 2 4 होता है, दोनों साइड 2 2 करके कितना होता है, 4 होता है। और मांसाहारी जानवरों में कैनाइन की संख्या क्या होता है, क्या कि मांसाहारी जानवरों में कैनाइन जो है अधिक नुकीला होता है। मांसाहारी जानवरों में क्या बहुत ज्यादा नुकीला होता है, जो चीरने फाड़ने के काम में लाता है उसको। उसके बाद देखिए तीसरा प्रीमोलर होता है। क्या, प्रीमोलर जिसको अग्र चवर्णक बोलते हैं। इसे चीक तीथ भी कहते हैं। चीक में क्या होता है, चीक में गाल होता है, तो गाल जैसा दांत होता है। यह भोजन को चबाने का काम करता है। बच्चों में यह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। यह दांत जो होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है, वयस्क में पाया जाता है। जिसमें वयस्क में इसकी संख्या कितना होता है, तो वयस्क में इसकी संख्या होता है 4 + 4 8, दोनों साइड 4 4 करके। और उसके बाद देखिए चौथा नंबर में क्या होता है, मोलर जिसको चवर्णक बोलते हैं। तो मोलर का क्या काम है, इसे विस्डम टीथ कहते हैं, विस्डम टीथ। इसका भी काम क्या होता है, भोजन को चबाने का काम होता है। बच्चों में अंतिम मोलर जो 3 मोलर की जैसा होता है ये नहीं पाया जाता, बच्चों में भी ये नहीं पाया जाता है। वयस्क में इसकी संख्या कितना होता है, 6 + 6 12 होता है। वयस्क में कितना होता है, 6 6 करके होता है दोनों साइड, जो कितना होता है 12 होता है। अतः चारों प्रकार के सर्वाधिक संख्या में मोलर ही पाया जाता है। अतः चारों प्रकार के जो दांत है उसमें सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, मोलर टीथ, चवर्णक। फिर देखिए कि बच्चों में प्री मोलर का पूर्णतः अभाव होता है। बच्चों में ये मोलर होता ही नहीं है, जो तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता, और कोई भी मोलर नहीं होता बच्चों में ज्यादातर। फिर देखिए कि बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलने लगता है।
बच्चों में जब 20 दांत होता है और वो टूटने के बाद फिर से क्या होता है, फिर से दांत निकलने लगता है। और इस 20 दांतों को दूध के दांत कहते हैं। और दूध के दांत 12 साल की अवस्था तक क्या होता है, पूर्णतः टूट चुके होते हैं और फिर से नए दांत वहां से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं एक मानव जीवन काल में क्या था, 2 बार दांत निकलता है, पहली बार 20 और फिर फाइनली कितना, 32। तो टोटल मिलकर कितना हो जाता है, 52 दांत। कितना टोटल, 52। तो दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार वही बात है कि हम क्या कह सकते हैं कि मानव जीवन में दांतों की संख्या कितना होता है, 20 + 32 = 52। फिर देखें कि पक्षियों की जो चोंच होता है, दांत का एक रूपांतरण रूप होता है। जो पक्षी होता है उसमें जो चोंच होता है वो क्या होता है, वो भी एक दांत का एक प्रकार है। फिर अगला है कि हाथी का जो बाहर निकला दांत होता है, हाथी देखिएगा उसके जो सूंड के बाहर जो दांत निकला रहता है वो क्या है, जबड़े का ऊपरी का सेकंड इंसीजर होता है, वो सेकंड इंसीजर से दांत का काम करता है वो। देखिए अब है कि डेंटल फॉर्मूला, दांत का सूत्र जानते हैं हम लोग। तो दांत का फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है कि एक होता है ICPM या फिर वही ICPM होता है, जिसका मतलब क्या होता है, दोनों का सेम ही वैल्यू आता है। जैसे वयस्क में भी कितना होता है, 2123/2123। बच्चों में भी कितना होता है, 2102 तो दोनों सेम होता है इसमें। अब देखें कि दंत सूत्र द्वारा दांतों का 1/4 भाग ही दिखा जाता है। डेंटल फॉर्मूला में क्या होता है, दांतों का 1/4 भाग ही दिखाया जाता है, मतलब 4 भाग में 1 भाग ही दिखता है। जानवरों में ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होता है। जो जानवर होता है उसके जो ऊपरी जॉ होता है उसमें दांत क्या होता है, नहीं होता है। फिर देखें कि स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सूअर तथा घोड़े का होता है। स्तनधारी मैमल्स में सबसे ज्यादा जो दांत होता है किसका होता है, सूअर का। और घोड़े का कितना होता है, 44 होता है। और एक मॉस्किटो जो मच्छर में कितना होता है, 22 होता है। जबकि गाय में कितना होता है, 32 होता है, 32 होता है। देखिए अब हम जानते हैं ग्रास नली क्या है। ग्रास नली जिसको हम लोग ओसियोफेगस बोलते हैं, ओसियोफेगस। यह क्या होता है कि मुख्य गुहा को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। या जो मुख्य गुहा होता है इसको आमाशय से अटैच करने का काम करता है कौन, ग्रास नली। यह नली के समान होता है, नली के जैसा ही होता है, जिसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होता है। इसमें पाचन क्रिया नहीं होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, यह एक आमाशय को जोड़ने का काम करता है। फिर देखिए आमाशय जिसको पेट भी बोलते हैं, जिसको स्टोमेक बोलते हैं। बाहर वाला जो इंसान का जो बाहर वाला पेट होता है वो नहीं, वो उदर कहलाता है, लेकिन जो अंदर का आमाशय पेट वो पेट कहलाता है, स्टोमेक। यह थैली के जैसा आकृति होता है। यह कैसा आकृति होता है, थैली के जैसा आकृति होता है, जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का काम करता है कौन, आमाशय। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रख सकता है अपने अंदर। कितना, 4 घंटे रोक कर रखता है। फिर देखिए आमाशय पेट स्टोमेक जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कार्डियक, दूसरा है फंडिक, तीसरा है पाइलोरिक। कौन कौन, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। देखिए यहाँ पे चित्र में ये है फंडिक, ये वाला भाग जो होता है बीच वाला ये फंडिक है। उसके बाद ये वाला बचा हुआ जो होता है वो क्या होता है, पाइलोरिक होता है। और ये वाला जो होता है ये क्या होता है, कार्डियक होता है। और ये इसका ग्रास नली है, बाकी ये क्या काइम है। और ये जो रूजी का काम होता है, देखिए ये वाला रूजी होता है। देखेंगे हम लोग आगे कि रूजी का क्या काम होता है। तो देखिए सबसे पहला कि कार्डियक से HCl निकलता है। कार्डियक से क्या होता है, HCl निकलता है। HCl क्या, एक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि कार्डियक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, HCl निकलता है, जो टॉयलिन के प्रभाव को क्या करता है, समाप्त कर देता है और कीटाणुओं को मार देता है, ठीक है। और यह भोजन को अम्लीय बनाता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। कार्डियक का काम क्या होता है कि HCl निकलता है इससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है इससे, जो टॉयलिन के जो प्रभाव होता है उसको क्या करता है, समाप्त करता है। और जो कीटाणु होता है उसको मारने का काम करता है कार्डियक। और फिर जो भोजन होता है, जो फूड होता है उसको क्या करता है, एसिडिक, अम्लीय बनाता है या, और एंजाइम की क्रिया शक्ति को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। फिर है कि फंडिक क्या होता है, फंडिक बीज का एक भाग होता है। अभी बताइए कि जो फंडिक होता है वो कैसा होता है, बीज का भाग होता है। ये वाला बीज का भाग होता है फंडिक, जिसमें क्या होता है, जिसमें कांटे के नुमा रचना पाई जाती है, जिसे रूजी कहते हैं। वही ये जो रूजी के आकार का जैसा दिखता है ये वाला भाग, तो ये क्या है, रूजी के जैसा कांटा का जैसा दिखता है, यही क्या है, रूजी है। और यह क्या करती है, भोजन को रोक कर रखने का काम करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभन होने लगता है। जो कभी कभी सुनिएगा कि बोलता है कि पेट में दर्द जैसा महसूस होना, तो वो किसके कारण होता है, वही रूजी के कारण, जो क्या करता है अपने स्थान पर वो खड़ा हो जाता है। उसके बाद देखिए पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक का क्या काम है, पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, पाइलोरिक में।
जिससे जठर रस, जिसको गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जानली की जठर रस गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है, तो पाइलोरिक से, जो जिसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करने लगता है तो उस रोग को हम लोग गैस्ट्रिक कहते हैं। जब ये जठर ग्रंथि काम नहीं करने लगता, रुक जाता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक रोग कहते हैं। गैस की बीमारी जिसको होता है, तो किसके कारण होता है कि वो जो उसके पेट में जो जठर रस निकलता है, यानी कि जो जठर ग्रंथि काम नहीं करने लगता ढंग से, तब जाकर के वो गैस्ट्रिक बीमारी हो जाता है। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन दोनों पाया जाता है, यानी कि जठर रस में क्या क्या पाया जाता है, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। उसके बाद देखिए कि रेनिन जो है, रेनिन क्या करता है, रेनिन दूध को दही में बदल देता है। रेनिन जो होता है वो क्या करता है, दूध को दही में बदलता है, अर्थात दूध को पचाता भी है। जो कोई दूध पीता है उसको पचाने का भी काम कौन करता है, ये रेनिन करता है। और यह दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पाराकेसिनेट में बदल देता है। और जो दूध में उपस्थित जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है, यह क्या करता है, यह कैल्शियम पाराकेसिनेट में बदल देता है। ठीक है। फिर देखें कि पेप्सिन जो है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाने का, और यह प्रोटीन के पेप्टोन में बदल देता है। और यह क्या करता है कि जो प्रोटीन का पेप्टोन में बदलता है, जो भोजन के अमाशय के बाद छोटी आंत में चल जाता है। भोजन अब काइम का रूप ले चुका होता है, और फिर वहां क्या था, भोजन काइम के रूप में बदल जाता है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। बाकी इसका पार्ट जो बचा हुआ है, बड़ी आंत और छोटी आंत, उसको हम लोग इसका सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।